लोग ठीक है। हैं आरबीएससी हो गया। देखो देखिए आरबीएससी, अच्छा आरबीएससी में एक बात गलत लिख ली थी हमने यार, गलत लिख ली थी हमने एक बार। प्रशासक लिखा था ना, अब प्रशासक चेंज हो गया है, वर्तमान प्रशासक चेंज है। वर्तमान प्रशासक ढूंढना पड़ेगा आपको, सर्च। कौन? हाँ हाँ, वो अब वहाँ चले गए, हाँ जैसलमेर भेज दिया इनको। अब सचिव भी चेंज हो गया वर्तमान में। सचिव पहले मेघना चौधरी थे ना बोर्ड के सचिव, और दोनों चेंज हो गए। एक का नाम कैलाश चंद शर्मा है, एक का नाम महेश चंद शर्मा है, दोनों चेंज हो गए हैं। लेकिन हमने सचिव तो लिखा ही नहीं, सचिव को तो लिखने से मतलब ही नहीं है, वो तो सदस्य ही नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण मंत्री की जगह चेंज हुआ है। अब नाम ढूंढना पड़ेगा। मुझे दो नाम याद है कि एक कैलाश चंद शर्मा है, एक महेश चंद शर्मा है, एक सचिव है और एक प्रशासक है। अब किसके पास कौन सा चार्ज है? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कैलाश चंद शर्मा ही है सचिव। वो जो प्रशासक है ना वो कैलाश चंद शर्मा ही है। वो क्या कि मेरे दिमाग से निकल गया, मैं उनकी फ़ोटो देख रहा था जब वो रिजल्ट जारी कर रहे थे ना 10वीं 12वीं का, तो शिक्षा मंत्री जी जुड़े हुए थे, तो वो भी बैठे हुए थे। एक तरफ कैलाश चंद शर्मा बैठे हुए थे, एक तरफ महेश चंद शर्मा बैठे हुए थे। चलो आगे बढ़ो, अपने आप ही लिख लेना, ये होमवर्क है आपके लिए। महेश चंद शर्मा क्या है? बोर्ड के प्रशासक। और सचिव ढूंढो, बोर्ड के सचिव। है ना? हाँ, तो ध्यान रखना कैलाश चंद जी तो सचिव है, और अपने महेश चंद जी क्या है? वो बोर्ड के प्रशासक है। लेकिन यार नहीं पूछेंगे रे आपसे, जीके नहीं पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे कि बोर्ड का सचिव कौन होता है, या बोर्ड का मुखिया कौन होता है, प्रशासक कौन होता है, ये नहीं पूछेंगे। क्या लिखा है? स्कूल मैनेजमेंट, और उसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है अपने? संस्थाएं, है ना? कोशिश करेंगे आज ये संस्थाएं पूरी हो, तभी तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा बताओ, तो एक तो बोर्ड पढ़ा था कल, और उससे पहले बीएससी बीएसएफ वो छोटे छोटे पढ़े थे ना। अच्छा बोर्ड का पूरा नाम बताओ, आरबीएससी का पूरा नाम बताओ। सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ पर है ये? पहले स्थापित कहाँ हुआ? जयपुर में। कब हुआ? 4 दिसंबर 1957 को। कौन से आयोग की सिफारिशों पर? कौन सा अधिनियम बना था? 1957 का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। और फिर इसका स्थानांतरण कब हुआ? 1 जनवरी 1961 को। कहाँ पर आ गया? अजमेर आ गया। अच्छा इसका मुखिया कौन होता है? अध्यक्ष, और अध्यक्ष नहीं हो तो प्रशासक। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 36, और 36 ऑप्शन में नहीं हो तो 41। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है, यही होता है। फिर इसके बाद में बोर्ड के उद्देश्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा में एक रूपता और गुणवत्ता लेकर आना। उसके बाद में इसका कार्य बताओ। पहला कार्य पाठ्यक्रम बनाना। किसका बनाता था? 9 से 12 का, अब नहीं बनाता है। दूसरा मान्यता देना। किसको देता है? 9 से 12 के स्कूलों को। तीसरा मूल्यांकन। कौन कौन सी? 10वीं 12वीं प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, एनटीएससी एसटीएससी और रीट की परीक्षाएं करवाता है। फिर प्रकाशन किसका करता है? कितने महीने की? 3 महीने की पत्रिका है। ठीक है, यहीं तक बढ़ा। अगला संस्थान लिखो, अगला संस्थान लिखो आरएसटीबी। आरएसटीबी, आरएसटीबी पूरा नाम क्या हो जाएगा?
राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, मतलब हो जाएगा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। क्या बता सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 29 दिसंबर 1973 को। यहाँ पर हुआ है इसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। और ये पंजीकरण किसके कहने से हुआ? ये घोषणा किया है श्री श्यामलाल जी ने, श्री श्यामलाल समिति की सिफारिशों पर फिर इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। औपचारिक रूप से एक कार्य प्रारंभ करता है 1 जनवरी 1974 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? जालाना डूंगरी, जयपुर, है ना? जयपुर। लेकिन नाम से कुछ नहीं होगा, सब कुछ काम से ही होगा। कार्य लिख लिया गया। लिख लिया। आरएसटीबी का पूरा नाम बताओ। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक। अच्छा, इसका नाम आपने पहले कहीं देखा है क्या? अपनी किताबों पर, बुक के पीछे एक मेल का पत्र बनाया होता था, उस पर भी लिखा होता था, नीचे भी लंबा नाम लिखा होता था, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर लिखा होता था। अब देखो, इसको मैं समझाता हूँ। इसके थोड़ा बैकग्राउंड पे जाइए आप लोग, फ्लैशबैक पे जाइए कि ये क्यों स्थापित किया गया, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी। देखो, ज़रूरत इसलिए पड़ी, राजस्थान में पहली बार पाठ्य पुस्तकों की राष्ट्रीयकरण नीति हमने 1956 में अपनाई। पहली बार पाठ्य पुस्तकों की राष्ट्रीयकरण नीति को हमने बनाया 1956 में। क्या कह रहा हूं मैं? पाठ्य पुस्तकों की राष्ट्रीयकरण नीति, राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक नीति नाम पूरा था ये, और 1956 में अपनाया। इस नीति के तहत हमने पहली बार 1956 में यह कहा कि हम लोग राजस्थान में पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब, यदि हम लोग किसी एक राज्य में पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, इसका मतलब है पूरे राज्य में पाठ्य पुस्तकें एक जैसी होगी। यदि एक देश में कर रहे हैं राष्ट्रीयकरण, तो इसका मतलब है कि एक देश में पाठ्य पुस्तकें एक जैसी होगी। यदि हम एक जिले में पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस जिले में पाठ्य पुस्तकें एक जैसी होगी। 1956 से पहले हमारे स्कूल की जो पाठ्य पुस्तकें थी वो एक जैसी नहीं हुआ करती थी, केवल सिलेबस निकाल दिया करता था। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किसी भी राइटर की किताब खरीद सकते थे, जैसे वर्तमान में अपने उच्च शिक्षा में होता है। वर्तमान में आपके कॉलेज की कोई पाठ्य पुस्तकें थोड़ी आती है, कॉलेज में केवल सिलेबस आता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आपका लेक्चरर जो है वो सलाह लिखते हैं आप उससे, और वो कहता है कि इस राइटर की किताब खरीद लीजिए। आप किसी भी राइटर की किताब खरीद सकते हैं। यदि ऐसा स्कूली शिक्षा में भी अपनाया जाए तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। समस्याएं ये होती है कि एक तो कॉस्टला हो सकता है, मतलब चीज़ें महंगी हो सकती है, कॉस्टली हो सकती है। क्योंकि एक मान लो राइटर की किताब बहुत अच्छी चल गई, तो वो हो सकता है अपने वाली किताब के पैसे अपने को आप ज़्यादा ले।
पैसे ज्यादा ले तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए राजस्थान ने पहली बार जो पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया है स्कूल के एजुकेशन में, स्कूल के क्षेत्र में, वो किया है 1956 में। अब उस राष्ट्रीयकरण करने के लिए इस नीति को लागू करने का काम कौन करेगा, इसलिए हमने जयपुर में जलाना डोंगरी में एक बोर्ड बनाया था जिसका नाम था राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मंडल। क्या नाम था? राजस्थान राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मंडल। और उस बोर्ड ने पहला 1957 में प्रकाशन दे दिया अपना, मतलब पहली बार किताबें 1957 में निकाल दी। अब ये बोर्ड ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने श्यामलाल जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया और उस कमेटी को कहा कि भाई बताइए कैसे अच्छा काम करेगा। उस कमेटी ने हमें सिफारिश दी, कहा कि पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये फर्जी तरीके से चल रहा है, अवैध चल रहा है, पहले तो आपका इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं गवर्नमेंट के पास, और रजिस्ट्रेशन करवा के इसको स्वायत्त शासी संस्था बनाते हुए आप लोग इसका पंजीकरण करवाओ और फिर इसमें कार्य करो और इसका नाम भी चेंज करो। तो इसका नाम था राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मंडल, जिसको हमने 29 दिसंबर 1973 को रजिस्ट्रेट करवाया, पंजीकृत करवाया। और किस नाम से करवाया? राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के नाम से करवाया। ये जो राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल है 29 दिसंबर 1973 को पंजीकृत होके आ गया। फिर लोगों ने कहा कि कर्मचारियों ने कहा देखो 2 दिन तक तो हम लोग मजे करेंगे, क्योंकि 29 दिसंबर है तो 30 दिसंबर 31 दिसंबर, तो बोले लास्ट में तो हम लोग एंजॉय करेंगे। तो 2 दिन उन्होंने एंजॉय किया और उसके बाद में काम करना कब शुरू किया? नई साल से 1 जनवरी 1974। यह औपचारिक शुरुआत इसकी मानी जाती है, ध्यान रह जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना हुआ है? जलाना डोंगरी जयपुर में। अब मैंने इसका आपको मुखिया क्या नहीं लिखवाया, क्योंकि इसके मुखिया जो होते हैं ना उसमें 2 प्रकार की समितियां होती है स्वायत्त शासी है, तो उसमें एक तो आपका होता है प्रशासनिक समिति मतलब शासकीय समिति, और एक आपकी होती है कार्यकारिणी समिति। वास्तव में शासकीय समिति का तो मुखिया होता है शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री, वो लोग होते हैं। लेकिन जो कार्यकारिणी समिति होती है उसमें एक सचिव बनाया जाता है इसका, जो RSTB का सचिव कहलाता है। जैसे बोर्ड का सचिव है ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, वैसे इसका भी एक सचिव होता है और वो सचिव एक RS अधिकारी होता है और वो इस पाठ्यपुस्तक मंडल बोर्ड को संभालने का काम करता है। तो इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है काम क्या करता है। बता सकते हैं मुझे क्या काम करता है? लिख लो, कार्य में लिखो, पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करना। पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण, मुद्रण मतलब होता है छापना, और वितरण मतलब होता है बांटना। पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करना। कौन सी क्लास तक? देखो ये पहले तो काम करता था, आपको पता है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन है। जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन है तो कौन सी किताबें छापता है ये? 1 से 8 की। लेकिन 2010 में इसको जिम्मेदारी दे दी गई 9 से 12 की भी, तो वर्तमान में ये 1 से 12 की पूरी किताबें छापता है। कोष्टक में लिख लो 1 से 12। मुद्रण मतलब समझ गए ना, छापना, और वितरण मतलब समझ गए ना, जलाना डोंगरी खड़े रह जाता है, जहां से लोग आते जाते हैं उनको ये बांटता जाता है। तो स्कूलों में पहुंचाना, वितरण करने का मतलब क्या होता है? स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है, स्कूल तक यही पहुंचाता है, किताबें यही छापता है। लेकिन क्या किताब यही बनाता है? क्या बनाता नहीं है। इसको एक स्पेसिफाई कॉपी बनाकर देता है RSCERT, और RSCERT स्पेसिफाई कॉपी इसके पास भेज देता है, ये उसकी फोटोकॉपियां करता है, और जितनी फोटोकॉपियां चाहिए होती है उतनी फोटोकॉपियां करके स्कूल तक भेजता है। इसका मतलब है सीधी सीधी भाषा में कहूं तो ये एक गवर्नमेंट की फोटोकॉपी की दुकान है, ये एक सरकार की फोटोकॉपी करने की दुकान है। इसके अलावा और कुछ नहीं है इस बोर्ड के पास। बोर्ड केवल क्या करता है, जितनी फोटोकॉपी चाहिए उतनी फोटोकॉपी। अब इस किताब में क्या लिखा हुआ है? मात्रा उल्टी एक, सीधी एक, छोटी एक, बड़ी है, इसको कोई लेना देना। इसका काम है फोटोकॉपी करना। किताब की बाइंडिंग अच्छी कैसे हो, कवर अच्छा कैसे लगे, रंगीन कैसे हो, पेज ठीक ढंग का कैसे हो, उसकी क्वालिटी अच्छी कैसे आए, इस बात पर ध्यान देना इसका काम होता है। इसलिए RSTB का काम है केवल फोटोकॉपियां करना। अच्छा, दूसरी बात ये जो बोर्ड है ना, ये नो लॉस नो प्रॉफिट पर काम करता है, क्योंकि गवर्नमेंट की फोटोकॉपी की दुकान है तो गवर्नमेंट इसमें मुनाफा नहीं कमाती है। इससे कोई भी प्राइवेट बुक सेलर भी किताबें छपवा सकता है। प्राइवेट बुक सेलर भी, गवर्नमेंट वाले तो छापता ही है निःशुल्क वाली, लेकिन निःशुल्क में नहीं छापता है ये बोर्ड तो पैसे लेता है, क्योंकि इसको स्याही लानी पड़ती है, कागज लाना पड़ता है, मशीनें लगती है, कर्मचारी तनख्वाह देनी पड़ती है।
ये तो फ्री में नहीं छापता। जैसे प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक है, उस प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक ने कहा कि मुझे 10 लाख सेट चाहिए इन किताबों के, तो उसे कहेगा देख इतने रुपए का खर्चा आएगा, देते। तो माध्यमिक शिक्षा का निदेशक उसे चेक काट कर देगा और ये उसे सामान ले आएगा। माध्यमिक शिक्षा का निदेशक कहे कि मुझे इतने किताबें चाहिए, तो वो उतनी किताबों का चेक काट कर दे देगा। तो आप भी यदि कोई प्राइवेट बुक सेलर हो और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, मतलब जिसके पास लाइसेंस वाइसेंस हो, वो व्यक्ति जाकर इसे कहे कि मुझे मेरे लिए किताबें छापनी है, बोले पता कितनी छापनी है, बोले ये 10 लाख सेट छापने हैं, ये इतनी किताबें छापनी है, तो ये कहेगा देख जितना पहले तो ये इतने पैसे पहले दे दे, जितना खर्चा होगा उतना मैं और मांग लूंगा। कुल जितना खर्चा होता है उन किताबों छापने में, उसमें उसका डिवाइड किया जाता है, भाग देता है, ना मुनाफा कमाएगा ना नुकसान खाएगा, जितना पैसा लगता है उतना खर्चा लेता है। और इसलिए इसके द्वारा छापी गई किताबों पर रेट लिखी होती है 15 रुपये 60 पैसे, 20 रुपये 30 पैसे। इसका मतलब है जितना खर्चा हुआ है ना करेक्ट ये उतना ही पैसा लेता है, उससे ज़्यादा कम पैसा नहीं लेता है। तो एक लाइन ये भी लिख लो, ये नो लॉस नो प्रॉफिट पर काम करता है। किस पर काम करता है? नो लॉस नो प्रॉफिट पर। नो लॉस नो प्रॉफिट पर कार्य करता है। हो गया? बस तो बोर्ड कंप्लीट हो गया। मतलब बोर्ड नहीं पढ़ा, हमने फोटोकॉपी की दुकान पढ़ी है ना। ठीक है, आगे चलो। अगला बोर्ड लिखो RSOS। नाम थोड़ी सुना है इसका? नहीं सुना। NIOS का तो सुना है ना? NIOS का लखन जानते हो ना? वही उन्हीं लखनों का राजस्थान में है जिसका नाम है RSOS। लिख लो, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय। राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय। राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय मतलब राजस्थान राज्य खुला विद्यालय। बताओ तो कब स्थापना हुई? कितनी मार्च को हुई? 21 मार्च 2005। क्या इसका मुख्यालय बता सकते हो क्या? इसका हेडक्वार्टर होता है एकलव्य भवन। एकलव्य भवन कहाँ पर? जयपुर। एकलव्य भवन जयपुर। सर जी ओपन बुक एग्जाम कैसे होते हैं? गलत नहीं बोल रहा है? हैं? CBSE ने शुरू कर दिया, राजस्थान भी शुरू करने वाला है। CBSE ने तो पहले नॉन बोर्ड परीक्षाओं से शुरू करवाया है, पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों का एग्जाम कैसा होना चाहिए? ओपन बुक एग्जाम होना चाहिए, OBE होना चाहिए। और CBSE इसको शुरू कर चुकी है। हम लोग अगली बार इस सेशन जो आएगा ना, हम लोग OBE की ट्रेनिंग देंगे मास्टरों को, शिक्षकों को इस बात की ट्रेनिंग देने वाले हैं कि ओपन बुक एग्जाम करवाना है बच्चों का। पहले हम लोग नॉन बोर्ड परीक्षाओं में शुरू करेंगे, उसके बाद बोर्ड परीक्षाओं में भी हो जाएगा। स्कूली शिक्षा तक पूरा ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम का मतलब होता है किताब खोलकर उनमें से परीक्षा देनी। तो आपको अजीब क्यों लग रहा है? हैं? याद करना क्या है? याद करना बुद्धि का प्रतीक है, योग्यता का प्रतीक है। याद तो तब किया करते थे प्राचीन काल वाले लोग, जब उनके पास में मेमोरी नहीं हुआ करती थी, हार्ड डिस्क नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, मेमोरी कार्ड नहीं थे, तो उनके पास चीजें सुरक्षित किस में रहे? उनके पास लिखने के लिए पेपर नहीं था।
पेन नहीं था तो चीजें रहे कहाँ, इसलिए वो कंठस्थ याद करवाते थे, रटवाते थे कि इनके दिमाग में पड़ा रहेगा तो अगली पीढ़ी तक पहुंच जाएगा। इसलिए वो बार बार वाचन करते थे उसका। याद क्यों रखना है, चीजें तो सारी मेमोरी में पड़ी है, पूरी चीजें गूगल पर पड़ी है, याद रखना ही क्यों। कोई चीज चाहिए तुरंत प्रभाव से गूगल को पूछो, वो बता देगा आपको। चीजें तो सारी पड़ी हुई है। महत्वपूर्ण ये बिल्कुल भी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या बच्चा उस किताब में से उस उत्तर को खोज लेगा, क्या खोज लेगा। अपनी तरह नहीं है किताबें जो पहले होती थी ना कि ये कैसे शुरू करना है, इस खड़ी पाई तक आना है, चिल्ल लगवाते थे ना गुरुजी। अब वो जमाना खत्म हो गया है। अब जो एनसीईआरटी की नई वाली किताबें आ रही है ना, नई शिक्षा नीति के अनुसार, ये जो नया एनसीए है उसके अनुसार, जो अब की बार क्लास 5वीं तक होगी, उन किताबों में फैक्चुअल चीजें है ही नहीं, फैक्ट है ही नहीं, फैक्ट खत्म हो गया है। केवल कौन सी चीजें हैं, कंसेप्ट बेस है। और कंसेप्ट बेस में ही पता नहीं है कौन सी चीज कहां शुरू करता है, किसको कहां खत्म कर देता है, कौन सी चीज कब शुरू कर लेता है। उस किताब को पढ़े तो अपने को लगता है कि यार ये क्यों बकवास कर रहा है, अपने को लगता है कि यार ये क्यों बकवास हो रही है। वो जो बकवास है ना, वो बकवास बच्चों के समझ में आई है कि नहीं आई है, क्या बच्चा उनमें से उत्तर खोजकर लिख दे कि नहीं लिख दे। बस वही ओपन बुक एग्जाम है। पूरी किताबें सामने खुली रहेगी, बच्चे के सामने पेपर होंगे और बच्चा को कहेगा इस सवाल का उत्तर लिख दे, वो उसका उत्तर लिखेगा। तो उसमें ये नहीं होगा यहां से लेकर यहां तक लिख दिया, वो उत्तर नहीं होगा। किताबें भी इस प्रकार की है और उत्तर भी वैसे ही लिखेगा वो। लेकिन ओपन बुक एग्जाम शुरू हो गया है। हम लोग 2030 तक, आप स्कूलों में रहोगे ना, 2030 तक आपको बच्चों को कॉपियां बांटने और केवल साइन करवाने का काम नहीं रहेगा, किताबें ला ला कर देनी पड़ेगी एग्जाम ड्यूटी हॉल में। बच्चा कहेगा कि नहीं ये नहीं लूंगा, अरिहंत वाले लूंगा, तो आप अरिहंत वाले ला कर दोगे। बच्चा कहेगा नहीं नहीं ये नहीं, वो लूंगा, तो वो किताब ला कर दोगे। अब वो जमाना चेंज हो गया कि बिना किताब के आप नकल चेक करनी है, नहीं नहीं, उसको कहेंगे बेटा तू नकल ले आ, जितनी ला सके उतनी ले आ। हैं कंपटीशन एग्जाम तो बंद हो रहे हैं ना, कंपटीशन एग्जाम क्यों लेंगे हम, हैं क्यों लेंगे। जब कंपटीशन एग्जाम, जब पोस्ट ही नहीं रहेगी तो कंपटीशन एग्जाम का क्या लेना देना रह जाएगा। हैं बच्चों को कुछ तो शिक्षक बांटेंगे, शिक्षक होंगे नहीं। आपको क्या लगता है शिक्षक केवल सरकारी ही होता है क्या, प्राइवेट भी होता है। प्राइवेट शिक्षक का कंपटीशन इंटरव्यू होता है। क्या होता है, इंटरव्यू। और इंटरव्यू में यह देखा जाता है कि कितने रुपयों तक टिक जाता है ये। नहीं देखो, सारी चीजें एक साथ चेंज नहीं होगी, चेंज होने में समय लगेगा। ओपन बुक एग्जाम तो होगा, ये तो तय है। एनसीईआरटी शुरू कर चुकी है, हम लोग इस सेशन से कोशिश करेंगे कि शुरू हो जाए धीरे धीरे। जैसे एक आध टेस्ट लेकर देखेंगे कि ओपन बुक एग्जाम में कैसा है। हालांकि आजकल वैसे ही ओपन बुक एग्जाम ही होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी जगह ओपन बुक एग्जाम ही है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। ये ओपन बुक एग्जाम शुरू हो गया भाई, फायदा क्या होगा, बच्चा खोजी बनेगा, रिसर्चर बनेगा, अनुसंधान करेगा, उसमें से खोजने का प्रयास करेगा वो, कि कितनी चीजों में से खोज के उनको मिला के मैंने एक चीज लिख दी है। हैं परीक्षा के टाइम और समय पढ़ेगा बच्चा और उस टाइम खोजी बन जाएगा। बाकी टाइम में भी तो खोजी ही बन रहा है यार। देखो परिवर्तन जो भी आता है ना, दुनिया, परिवर्तन दुनिया का नियम है। और हम लोग जो है ना वो सब के सब रूढ़िवादी परंपरा के होते हैं। हमारा दिमाग परिवर्तन स्वीकार नहीं करता है, इसलिए हमें जब कोई परिवर्तन आता है अपने को लगता है कि यार ये तो गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा है, चीजें सही होती है। थोड़े थोड़े दिनों में हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे ना, तब अपने को लगने लग जाएगा कि ये सही है, उसका रूप चेंज हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करो। RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय स्थापना कब हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ है, एकलव्य भवन जयपुर। आइए, नाम से कुछ नहीं है, किससे होगा, काम से। क्या कार्य है इसका, ड्रॉप आउट नहीं, वंचित बालकों को, जो माध्यमिक शिक्षा से वंचित रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा ली नहीं है, शिक्षा ली है तो पढ़ नहीं। देखो इसको मैं समझाता हूँ, थोड़ा फ्लैशबैक पर चलो। इस संस्था को जानते हो क्या आप लोग, हैं
बताया मैंने इसके बारे में कभी? नाम ही नहीं लिया यार, ये मेरी इतनी फेवरेट संस्था है, फिर नाम कैसे नहीं लिया मैंने? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब सब राष्ट्रों का मिलाकर एक संगठन बनाया गया है। सबसे पावरफुल संस्था एक नहीं है दुनिया की, सबसे शक्तिशाली। मैं जब इसको पढ़ता था मुझे बड़ा मजा आता, मैं सोचता यार मैं भी ये संस्था होता ना, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? यूएनओ है। वो तो अब पता लगा जब ये युद्ध हुआ ना इधर रूस वाले यूक्रेन वाले, तब पता लगा कि इसकी कोई बात कोई नहीं मानता है। युद्ध होते चलते चलते रहते, ये कहता है रुक जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, वो कहते हैं ठीक है, और उनके साथ कुछ नहीं होता है। आजकल नहीं मान रहे यूएनओ, इसलिए यूएनओ भी शांति से बैठा है। अच्छा, ये यूएनओ जो है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का मूल काम क्या है? चलो जब इतना ही जानते हो तो बता दो, मुख्य काम क्या है? क्या करना? शांति स्थापित। इसका मतलब ये जाहिर है कि दुनिया लड़ाई खोर तो है। इस बात से क्या निकलता है कि दुनिया लड़ाई खोर तो है? नहीं है। यूएनओ का ये काम नहीं है मुख्य काम शांति स्थापित करना। यूएनओ का मुख्य काम है विश्व का कल्याण करना। क्या करना? शांति स्थापित करना तो एक छोटा सा कार्य है, मूल काम क्या है? विश्व का कल्याण करना। जो जो राष्ट्र इससे जुड़े हुए हैं उन राष्ट्रों का क्या करना? कल्याण मतलब डेवलपमेंट, मतलब विकास करना। मतलब क्या करना? विकास। ये यूएनओ जो है वो सदस्य राष्ट्रों को इस बात के लिए फंडिंग करता है कि उन सदस्य राष्ट्रों में डेवलपमेंट हो जाए। फंडिंग मतलब पैसा। अब आप कहोगे यूएनओ के पास पैसा कहाँ से आता है? तो यूएनओ के पास सदस्य राष्ट्र ही उसके पास पैसा जमा करवाते हैं। यूएनओ कई चीज़ों का जुर्माना भी लगा देता है, ज़्यादा तो पैसे इसके पास जुर्माने के आते हैं। जैसे इसने तय कर रखा है कि इससे ऊपर वायु प्रदूषण नहीं किया जा सकता, इससे ऊपर पर्यावरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं किया जा सकता है। और यदि कोई राष्ट्र, मान लो कोई देश इससे ऊपर प्रदूषण करता है तो ये जुर्माना ठोक देता है। वो जुर्माने के जो पैसे आते हैं उन पैसों से क्या करता है? देश का कल्याण करता है, डेवलपमेंट करता है, ये विकास करता है। अपने को पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। यूएनओ ने डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए। अब विकास में मुझे एक बात बताओ, विकास के कई पहलू एक नहीं है। एजुकेशन भी तो एक विश्व के कल्याण का पहलू एक नहीं है। इसका मतलब यूएनओ एजुकेशन का कल्याण भी करेगा कि नहीं करेगा? अरे एजुकेशन का डेवलपमेंट करेगा अपने सदस्य राष्ट्रों में। इसने एजुकेशन का डेवलपमेंट करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। अब इसको मैं दूसरे रूप में कहूं तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्या शब्द काम में लिया जा सकता है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अच्छा, ये जो कार्यक्रम चलाया था ना, इसने ये चलाया 1990 के दशक में। 1990 के दशक में चलाया था। 1990 के दशक में इसने एजुकेशन फॉर ऑल कार्यक्रम चलाया जिसका एक ही उद्देश्य था। क्या था? शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अच्छा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण किसे कहोगे? थोड़ा थोड़ा मुझे समझाओ, कोई फेंको देखे। किसे कहोगे शिक्षा का सार्वभौमिकरण? हैं? बताओ। अरे तो बताओ क्या जाता है? गलत ही होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा? शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का फैलाव। सही बात है। और शिक्षा के लिए योजनाएं बनाना। और शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना। शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक नहीं है। और हाँ, देखो आपने बोला है, मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन अच्छा ही बोला होगा। प्रत्येक, हाँ नहीं सुनाई नहीं दिया, आपने धीरे से बोला है। प्रत्येक पूरे राज्य की शिक्षा में एक रूपता लाके प्रत्येक बालक तक शिक्षा को पहुंचाना। ये क्या हो जाएगा? शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्या यहीं तक खत्म हो जाएगा? क्या आगे भी बढ़ेगा? शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब है कि राज्य या देश में जहां हम शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर रहे हैं वहां ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देना कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देना कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। शिक्षा का सार्वभौमिकरण किसी एक तत्व की बात नहीं है,
शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक तत्व सम्मिलित होता है पहुंच, एक तत्व होता है नामांकन, एक तत्व होता है ठहराव और एक तत्व होती है गुणवत्ता। ये चार तत्व जब तक पूरे नहीं होंगे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो गया। पहुंच मतलब होता है एक्सेस, इसका मतलब होता है एक बच्चे की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। अब पहुंच का एक ही तरीका नहीं है, कई तरीके हैं। जैसे एक तो बच्चे के पास स्कूल होना चाहिए, भाई बच्चा पैदल जा सके, स्कूल तक पहुंच सके, इस स्थिति में स्कूल होना चाहिए। अब इसके दो ही तरीके हैं, या तो बच्चे का घर उठा के स्कूल के नजदीक ले आओ, और या फिर स्कूल को उठा के कहां ले जाओ, बच्चे के घर के नजदीक। यदि हम लोग इस पहुंच नामक बिंदु को पूरा करेंगे तो हमें जगह जगह स्कूल नहीं खोलने पड़ेंगे क्या? गांव गांव, ढाणियों ढाणियों, नाडियों नाडियों में जो स्कूल खोले जाते हैं ना, वो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के पहले तत्व को पूरा करते हैं, पहुंच को पूरा करते हैं। फिर केवल इतना ही नहीं है, अब उनमें शिक्षक लगा दिया, स्कूल खोल दिए, तो उस स्कूल की फीस भी इतनी होनी चाहिए कि बच्चे की पहुंच से बाहर नहीं हो। ऐसा नहीं कि आपने फीस बहुत ज्यादा रख ली है तो बच्चे की पहुंच से बाहर चला जाएगा। उसमें पढ़ाया जाने वाला सिलेबस भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की दिमाग की पहुंच से बाहर नहीं हो। ऐसा नहीं कि ऊपर से निकल रहा है। कई बार आप कहते हो ना सर ये तो ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब है पहुंच को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की मस्तिष्क तक पहुंच जाए, तब जाके हम कहते हैं कि पहुंच से संबंधित। अब मुझे एक बात बताओ, कोई सदस्य राष्ट्र यदि पहुंच से संबंधित कोई योजना बनाएगा, प्लानिंग बनाएगा और प्लानिंग बना के यूएनओ के पास भेजेगा, तो यूएनओ उस पर फंडिंग करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि कार्यक्रम कौन सा है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण, और तत्व शिक्षा के सार्वभौमिकरण का ही है। इसका मतलब हमने एक प्लानिंग बनाई पूरे भारत में कि हम लोग 20,000 या 50,000 स्कूल स्थापित करेंगे, इतने शिक्षक लगाएंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, और इतना पैसा लगेगा। तो यूएनओ कहेगा चलो इतने % पैसा मैं दे देता हूं, फंडिंग करने लग जाएगा। फिर जब आपने स्कूल खोल दिया है, टीचर लगा दिए हैं, उसकी फीस कम कर दिए या फीस माफ कर दिए, और उसमें सिलेबस भी ढंग का बना लिया, किताबें भी पहुंचा दी है, लेकिन इसका मतलब ये तय है क्या कि बालक आपके पास एनरोलमेंट करा लेगा, बालक पढ़ने आ जाएगा? उसके नजदीक जाके आपने स्कूल खोल दिया तो इसका मतलब भाग के स्कूल आ जाएगा? नहीं नहीं, अब करना पड़ेगा उसका नामांकन। अब आपको ऐसी योजनाएं चलानी पड़ेगी जिससे कि बच्चे नामांकन करवाएं। उसके लिए आपको जागरूकता लानी होगी, समय समय पर नामांकन रैलियां निकालनी पड़ेगी, समय समय पर आपको स्कूल में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने पड़ेंगे जिसमें शिक्षा का महत्व बताया जाएगा। आप गाड़ी में बैठ के ऊपर कमांडर जीप पर ऊपर माइक लगा के अंदर उसके बैठ के पर्चे बांट के और पूरे गांव में पर्चे बांटते घूमोगे और उसमें बोलते फिरोगे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा। मतलब ये नामांकन रैली है, मतलब ये नामांकन के लिए किया जाने वाला प्रयास है, तो उसमें खर्चा तो होता ही है ना। इसके लिए जो भी योजना बनेगी वो योजना बनाकर हम लोग भेजेंगे तो यूएनओ फंडिंग हमें करेगा, क्योंकि शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। अब मान लो आपने घर वाले बच्चे के पास पहुंच गए, सभी के सभी मास्टर चारों ओर से उस पर हमला कर दिया। हमला करने का मतलब उसको समझाया, उसके पिता को कहा कि पढ़ाई ये होती है, शिक्षा ये होती है, बच्चा आईएएस बन जाता है, फिर कमिश्नर बनता है, फिर शासन सचिव बनता है, फिर एसीएस बनता है, फिर जाके चीफ सेक्रेटरी बन जाता है, पूरे राज्य को संभालता है। तो उसके पिता को लगा कि बस ये बच्चा अभी सो रहा है, उठेगा और राज्य को संभाल लेगा, इसलिए उसने आधार कार्ड दे दिया और बोले क्या क्या चाहिए बताओ। एनरोलमेंट करवा दिया, एनरोलमेंट करवा के नामांकन करवा के बच्चे को स्कूल भेज दिया। लेकिन जरूरी है क्या बच्चा स्कूल पूरी कर लेगा? अरे ठहराव जरूरी है क्या? रिटेंशन बोलते हैं इसको। क्या बच्चा ठहर जाएगा मतलब तब तक जब तक कि 12वीं पास नहीं कर लेगा? नहीं, जरूरी नहीं है बच्चा ठहर जाएगा। हो सकता है दूसरी पढ़ के छोड़ दे, तीसरी पढ़ के छोड़ दे, 5वीं पढ़ के छोड़ दे, 8वीं पढ़ के छोड़ दे। सार्वभौमिकरण तो तब तक पूरा नहीं होगा ना जब तक हर बच्चा 12वीं पास नहीं कर लेगा, स्कूल शिक्षा पूरी नहीं कर लेगा। अब अपने को कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, किसके लिए? ठहराव के लिए। अब ठहराव के लिए कार्यक्रम चलाओगे तो देखो अलग अलग प्रकार की गतिविधियां स्कूल में करवाओगे, अलग अलग प्रकार की गतिविधि अधिगम करवाओगे बालकों को। अच्छा, ठहराव में सबसे बड़ी दिक्कत आती है बालकों के खाने की, कि बच्चे क्यों नहीं ठहर रहे हैं, स्कूल शिक्षा पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है, खाना नहीं मिलता उनको, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की है उनके लिए खाने की। मिड डे मील जो चल रहा है, उनको उन बच्चों को दूध पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, उनको फ्रूट बांटेंगे, उनको स्टेशनरी मुक्त देंगे, कई प्रकार की गतिविधियां और आयोजित करेंगे। आपको क्या लग रहा है एमडीए में जो सरकार की मेहरबानी है? कोई मेहरबानी नहीं है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण पूरा कर रहे हैं और ठहराव के तहत
वो योजना चलाई जा रही है। फिर बच्चा ठहर गया, अब अपने पास जिम्मेदारी है अपनी कि अब उसकी एजुकेशन में हम क्या लेकर आए हैं, गुणवत्ता लेकर आए, क्वालिटी लेकर आए। जब तक ये चारों बिंदु पूरे नहीं होंगे, बताओ शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। फिर दूसरी बात, इन चारों बिंदुओं से संबंधित कोई भी प्लानिंग यूएनओ के पास पहुंचेगी तो यूएनओ फंडिंग करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन यूएनओ पागल नहीं है कि फंडिंग करते करते बीच में सो जाए और फंडिंग चलती रहे, जागता रहता है यूएनओ। यूएनओ जो है वो फंडिंग एक बैंक की तरह करता है। जैसे बैंक है ना अपने, जिसमें आप होम लोन उठाकर लेकर आते हो, नींव भर दी तो एक किस्त, यहां तक ले आए भर्ती तक तो दूसरी किस्त, फिर थोड़ी ऊपर और मकान बढ़ा दिया तो तीसरी किस्त। ऐसा थोड़ी है वो पहले दिन आपके पास पैसे फेंक के चले जाएगा, ये लो करोड़ों रुपए आप बढ़ाओ, अब पीछे चाहे उनका बढ़ाओ चाहे धूल उड़ाओ, कुछ भी करो। नहीं नहीं, जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे वो फंडिंग करेगा। यूएनओ भी ऐसे ही करता है। ये कहता है कि कितने % शिक्षा का सार्वभौमिकरण आपने कर लिया है, उतना % पैसा ही मिलेगा। और कितने % का आंकड़ा पता लगाना बहुत आसान है। कितने % बच्चों ने 12वीं पास कर ली है। अब 12वीं पास करने का मतलब सीधा सीधा है कि बोर्ड का रिजल्ट कितना रहा है। अब मैं आपको स्थिति बताऊं, राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट, राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट 1990 के आसपास की बात तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, 2000 के आसपास की बात कर रहा हूं। 2000 के आसपास में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 20% रहा करता था। इसका मतलब 20% बच्चे पास होते थे, 80% फेल होते थे। 2005 में मैं 10वीं पास किया था मैंने, उस टाइम 45% रिजल्ट रहा था। 45% बच्चे पास हो रहे हैं, 55। आज तो बोर्ड की स्थिति क्या है, 97% रिजल्ट रह रहा है। 97 पास हो रहे हैं, 3% ही फेल हो रहे हैं। पहले तो पास होना ही अपने आप में बड़ी सफलता थी, अब तो पास होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। देखिए, सरकार ने जब ये 1990 के दशक में चलाया तो बोर्ड का रिजल्ट रहता 20%, 15%, 25%, तो पैसा कितना मिलता, 20-25%। सरकार ने इस बोर्ड को कहा कि तेरा दिमाग खराब है, अपने को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो बोर्ड ने कहा क्या करना है, बोले तू जैसा रिजल्ट देता है ना वैसा ही हमें उधर से इतना ही % पैसा मिलता है। तो उसने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, बोले कोशिश नहीं जल्दी कर, बोले नहीं एकदम से नहीं कर सकता हूँ, प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए उसने धीरे 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 उसमें सुधार किया, और सुधार करते हुए आज कितने % तक ले आया, 95, 97 तक ले आया। देखो, आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चे होशियार हो गए? नहीं, मूल्यांकन पद्धति लचीली हो गई है। बच्चे होशियार नहीं हुए, मूल्यांकन पद्धति लचीली हो रही। अब लेकिन अपने को 95% पैसा मिल रहा है, फिर भी 5% कट रहा है ना। सरकार को फिर गुस्सा आया, बोले यार ये 5% क्यों कट रहा है। सरकार फिर बोर्ड के पास गई और जाके कहा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, बोले तुझे एक दिन उतना समझाया तो तेरा दिमाग खराब है क्या, तो क्यों फेल कर रहा है इन 5% बच्चों को। तो उस बोर्ड ने कहा मेरी एक बात सुनो, फिर मुझे खत्म ही कर दो ना, फिर मेरा मतलब भी क्या है। सरकार ने कहा यार बात तो ठीक है यार, पॉइंट तो है बात में भाई, जब 100% ही बच्चे पास करने हैं तो बोर्ड का क्या मतलब है भाई, पूरे ही पास हो गए। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, तू तेरे हिसाब से चल, लेकिन ज्यादा टाइट नहीं होना है, जितना है उतना चलता रहे। जो बच्चे शेष रह गए ना, उनके लिए हम लोग जयपुर में एक जुगाड़ करते हैं। क्या है, RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। स्थापना कब हुई, 21 मार्च 2005 को। एकलव्य भवन जयपुर में चलता है, सेम NIOS की तर्ज पर चलता है। और इसका कार्य क्या है, देखना ध्यान से। इसका कार्य है एक तो कक्षा 10वीं की परीक्षा करवाना, किसकी, और एक कक्षा 12वीं की। ध्यान पूर्वक सुनना है, नींद आ रही है मुझे पता है, लेकिन फिर भी सुनना है। 10th की परीक्षा में यदि कोई बच्चा फॉर्म भरेगा तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अरे 14 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष होनी चाहिए। जब वो 10th के लिए इस RSOS का टैब ओपन करेगा, वेबसाइट पर जाएगा, तो उसमें कुल विषय आएंगे, कुल सब्जेक्ट आएंगे 17। कितने आएंगे, 17। उसमें से उसे मिनिमम मतलब न्यूनतम चयन करना पड़ेगा। चयन करने पड़ेंगे 5 विषय। कितने, 5 विषय। मैक्सिमम वो चयन कर सकता है 7 विषय। लेकिन मुझे बताओ किन हालातों में वो इस बोर्ड के पास पहुंचा है, क्या मैक्सिमम पर सोच सकता है क्या,
नहीं नहीं, मिनिमम कितने? 5 सब्जेक्ट चूज करता है। अच्छा, ये एक बार इसने आवेदन कर दिया ना, इस बोर्ड की 1 वर्ष में 2 बार परीक्षा होती है। वर्ष में कितनी बार परीक्षा? 2 बार परीक्षा होती है इसकी। और एक बार आवेदन करने के बाद बालक को 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 9 अवसर दिए जाते हैं। कितने अवसर? 9 अवसर। मैक्सिमम 5 वर्ष में 9 बार परीक्षा में बैठ सकता है। और परीक्षा में बैठ के, जैसे मान लो अब की बार बालक परीक्षा में बैठा और उसने 500 पेपर दिए, उसमें से 1 पेपर पास हुआ, 4 फेल हो गए, तो वो 1 पेपर जमा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब अगली बार उसे 4 ही पेपर देने हैं। अब की बार उसका मूड खराब हो गया, उसने कहा 1 ही पेपर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, 1 दे दिया, पास हो गया, उसको वो फिर जमा हो जाएगा। अब की बार कहा नहीं, अब की बार तो बुआ के शादी है, मामला नहीं बैठ पाएगा, तो परीक्षा दी नहीं। उससे अगली बार उसने 3 पेपर और दिए, उनमें से 1 फिर पास हो गया, तो 1 जमा हो जाएगा। ऐसे करते 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 ले दे के 4 पेपर पास करने हैं, चारों जमा कर लेगा। 5वां जैसे ही पास होगा, उसकी हम एक मार्कशीट बना देंगे समेकित रूप से, और वो मार्कशीट उसे दे देंगे। 5 वर्ष में कितने अवसर? 9। फिर इन बच्चों ने कहा कि हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पहले परीक्षा दे के आए, पिछली बार हम पढ़े, मेहनत की, फेल हो गए, लेकिन मेहनत तो की थी, सुबह 4 बजे उठे थे, टाइम टेबल भी बनाया था, 4 से 5 अंग्रेजी, 5 से 6 गणित, 6 से 7 विज्ञान। उसका क्या? बोले आपकी मार्कशीट दिखाओ। कईयों ने मार्कशीट दिखाई, कोई 2 सब्जेक्ट में फेल हो रखा, कोई 3 में फेल हो रखा, कोई 4 में फेल हो रखा। तो बोले कोई नहीं, हम नियम बनाते हैं, आप किसी अन्य बोर्ड से यदि 10वीं 12वीं की परीक्षा देकर आते हैं और फेल होके आते हैं, लेकिन उनमें कुछ विषय आपके उत्तीर्ण है, तो आप अधिकतम 2 उत्तीर्ण विषयों को इसमें जुड़वा सकते हैं। इसका मतलब अन्य बोर्ड से आया, इसमें लगाया, उसने मांगा कितने विषय पास है, तो उसने लिखा कि मैं 4 विषय पहले से पास हूं दूसरे बोर्ड से, मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, तो 2 विषय यहां जोड़ दिए, मैक्सिमम 2 विषय। अब इसको 3 ही विषय पास करने 5 वर्ष में 9 अवसर के माध्यम से। कितने पास करने? 3 ही विषय पास करने हैं। फिर कुछ बच्चों ने कहा कि वो सर, वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तो शतरांक भी देते थे, उनका भी सहारा मिलता था। बोले हम भी देंगे शतरांक। इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया, पीसीपी, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, जो इसके हर संदर्भ केंद्र पर, इसका संदर्भ केंद्र का मतलब होता है इसका एग्जाम सेंटर, और इसका एग्जाम सेंटर एक गवर्नमेंट स्कूल में होता है, और इसमें जाना नहीं पड़ता है, पत्राचार से होता है, इसका पता नहीं है कौन पढ़ा रहा है, क्या है, घर पढ़ना पड़ता है सारा। के नजदीकी जो सरकारी स्कूल है, इसने पूरे राजस्थान में लगभग 800 के लगभग संदर्भ केंद्र बना रखे हैं वर्तमान में, 840 के आसपास। उस संदर्भ केंद्र पर 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक एक SUPW टाइप का कैंप चलता है, जिसका नाम होता है पीसीपी, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम। यदि वो बच्चा उस कैंप में भाग ले ले, तो उस बच्चे को शतरांक भेज दिए जाते हैं। और 2 सब्जेक्ट उधर से पास करके आ गया, 3 सब्जेक्ट में शतरांक भेज दिए। पीछे बच्चे 80 में से 13 नंबर लाने होते हैं। 5 साल में 9 बार परीक्षा देके 80 में से 13 नंबर लाने, 39 नंबर लाने होते हैं उसे, कुछ कुल 3 सब्जेक्ट में। और उस बच्चे को एक समेकित मार्कशीट बना के हम कहते हैं कि ये ले, तू मार्कशीट पकड़। और उनकी सबकी एक समेकित सूची बनाते हैं, और बना के UNO को कहते हैं कि देख 95% वहां से पास हो गए, 5% यहां से पास हो गए, कुल कितने हुए? 100%। अब आने दे, पूरा कंप्लीट। समझ गए ना इस बोर्ड को हमने क्यों बना रखा है, ये बोर्ड क्या कर रहा है? ये घर बैठे शिक्षा देता है। इसलिए एकलव्य कौन था? जिसने गुरु का चित्र लगाकर, गुरु के सामने, गुरु उनके सामने नहीं था लेकिन चित्र लगाकर प्रैक्टिस की थी, इसलिए इसके भवन का नाम ही क्या है? एकलव्य। ये तो बिना गुरु के चित्र के ही, गुरु, इनका गुरु तो अमूर्त होता है, उस अमूर्त गुरु के सामने ही ये प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, ये सेम 12वीं क्लास में भी है, लेकिन 12वीं क्लास का आवेदन करते समय न्यूनतम आयु होती है 15 वर्ष, यहां 15 वर्ष। कुल विषय होते हैं 27, बाकी तीनों चीजों में कोई अंतर नहीं है, बाकी तीनों चीजें सेम है जो इधर लिखी हुई है। बस अंतर यह है कि इधर न्यूनतम आयु 14 वर्ष होती है और इधर न्यूनतम आयु 15 वर्ष होती है। अब नींद आ गई हो तो जगाओ,
और लिखो। ये शिवाय अवस्थी कह रहे हैं नोट सही तरीके से बनवाओ सर जी, जिसे कुछ और न पढ़ना पड़े। थोड़ा ध्यान दो इस बात पर। गुरु बनने के लिए सही नोट्स भी तो जरूरी होते हैं ना गुरुदेव। बेटा थोड़े अपने दिमाग पर ध्यान दे, अपने दिमाग पर ध्यान देना जरूरी है। इन नोट से 50,000 मास्टर बन चुके हैं। अब तू थोड़ा ध्यान दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। लिखो। हैं? कार्य ये उतार लो न से कैसे। 10वीं 12वीं की परीक्षा, ये कार्य हो जाएगा। हाँ वो बच्चा कर सकता है 10वीं। जिसने पीछे क्या पढ़ाई की उसे लेना देना नहीं है। ओपन बोर्ड से यदि उसकी आयु 14 वर्ष हो गई है तो वो 10वीं पास कर सकता है। और उसकी आयु 15 हो गई है तो क्या कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना 10वीं और 12वीं के बीच में 1 साल का गैप होना जरूरी है। 10वीं और 12वीं के बीच में 1 साल का गैप होना जरूरी है। हैं? प्रत्येक जगह नहीं है, कुछ ही जगह है। वर्तमान में भारत के लगभग 69 बोर्ड और यूनिवर्सिटी ने इनको मान्यता दे रखी है। 79 बोर्ड और यूनिवर्सिटी ने मान्यता दे रखी है। हैं? नॉर्मल फीस लगती है, मतलब 2-2.5 हजार के आसपास फीस होती है, जिसमें किताबें विताबें सब सम्मिलित होती है। अच्छा, मैक्सिमम आयु कितनी होती है बताओ? 35। पढ़ने की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। जब तक जिंदा रहे तब तक पढ़ सकता है। और इसका उदाहरण है आपके बहरोड का पप्पू यादव। नाम सुना कभी? हर बार अखबार में उसकी फोटो आती थी परीक्षा देते हुए, और हर बार उसकी खबर आती थी। पप्पू यादव ने 42 बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का 10वीं का एग्जाम दिया। कितनी बार? ये कैसे कैसे नहीं दिया है उसने? बीच में 1-2 बार चुका भी है, मतलब नहीं भी दिया, ऐसी भी स्थिति आई है। 70 साल का हो गया था लास्ट बार एग्जाम दे रहा था तब। कितने साल का? 70 साल का, 70 ईयर्स। हर बार एग्जाम देता फेल हो जाता, फिर एग्जाम देता फिर फेल। मुझे लगता है किसी से वादा कर दिया था उसने कि मैं तुझे 10वीं पास करके ही दिखाऊंगा, और वादे पर अटूट रहने वाला व्यक्ति था, इसलिए हर बार एग्जाम देता गया, हर बार एग्जाम पास नहीं हुआ। फिर कहते हैं ना, जब किसी का कोई साथ नहीं देता तो ऊपर वाला साथ देता है। फिर कोविड आया, और कोविड में जब उसने 42वीं बार एग्जाम दिया, बल्ले बल्ले हो गई। क्या हो गया? पास। वो उसके लिए, अच्छा, पास होने के बाद 3 महीने में ही वो पप्पू यादव खत्म हो गया। फिर उसकी खबर आई थी। मुझे लगता है वो इसीलिए जिंदा था कि मैं इससे पहले तो तेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मैं 10वीं पास नहीं कर लूं। फिर वो मार्कशीट लेके गया होगा ऊपर, बोले देख ये ले मार्कशीट। तू कह रही थी ना पहले जब हम स्कूल में थे, तो बोले तेरे से 10वीं पास नहीं होगी, ये कर ली मैंने। हैं? मैक्सिमम लिमिट वो कोई नहीं होती है। लिख लिया? हाँ। पर्चियां तो दो, लेटर कितने दो बोले? हमारे जमाने में लेटर ही रहे हैं। आरएसएस द्वारा कोई बच्चा फेल भी होता है क्या 5 साल? बिल्कुल होता है ना। हैं भाई, बच्चा फेल भी तो होता है, लेकिन वो फेल थोड़ी माना जाएगा। वो तो 5 साल में जब समेकित नहीं होगा तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। हैं? स्कूल जाना ही नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे ही करो, आंकड़ा 100% होना चाहिए। हैं?
हम्म, स्कूल नहीं भी गया, 14 साल का हो गया तो परीक्षा दे दो बोले। हाँ, कितनी बार फेल हो सकता है? क्या फेल तो कितनी भी बार हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जीवन भर फेल हो सकता है, भले वापस पढ़ सकता है। अरे बोर्ड हो गया ना, बताओ अनौपचारिक रूप से सीखने को औपचारिक मान्यता प्रदान करता है कि नहीं करता है? ठीक है, तो आगे बढ़ो। हम्म, अब जो संस्थान बचे हैं ना, वो स्कूल एजुकेशन के साथ शिक्षक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए आप जानते हैं शिक्षक शिक्षा क्या होती है? टीचर एजुकेशन कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? सेवा पूर्व और सेवाकालीन, वो लिख लिया था ना आपने, सेवा पूर्व और सेवाकालीन। तो हेडिंग लगाओ शिक्षक शिक्षा के संस्थान। शिक्षक शिक्षा के संस्थान। शिक्षक शिक्षा के संस्थान, टीचर एजुकेशन। थोड़ा सा ध्यान से और सुनना है, नींद आ रही है ना? इसमें क्या है कि समझने वाली चीजें ज्यादा है। थोड़ा शाम को थोड़ा जल्दी सो जाया करो, शाम को मतलब रात को। भाई चलो कल वाली तो अलग अलग परिस्थितियां थी, लेकिन अब थोड़े जल्दी सो जाया करो। कल हो गया ना काम कंप्लीट? हैं? वो तो एक बॉल कम रह गई, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। वो तो पहली फुल टॉस काबू में नहीं आई, नहीं तो फिर लेने के देने हो जाते। स्टोइनिस एक ही खेल के चला गया, यदि 2-4 ओवर और खेल लेता। और सरपंच का तो कहना ही क्या, यदि 4-5 बॉल खेल लेता ना लेने के थे, वो रोना वास्तव में रोने में बदल जाता। लेकिन वो नसीब ठीक थे, बच गए। खैर चलो वापस इधर आओ अपने। वो मैंने तो उसमें शर्त वर्त भी लगा रखी थी। मैंने एक स्टूडेंट से शर्त लगा रखी थी कि उसने कहा कोहली 60 रन से ज़्यादा बनाएगा। मैंने कहा कतई नहीं बनाएगा, 60 रन से कम बनाएगा। दूसरे वाले बैच वाले सर टीचर, उसने मैंने शर्त लगा रखी थी कि कोहली 60 रन से ज़्यादा बनाएगा। उसने कहा नहीं बनाएगा। फिर उसने पूछा कि भाई खाने में कितने लोग होंगे पार्टी में? पार्टी थी, खाना था। तो मैंने कहा हम 5 लोग होंगे। तो 4 तो हम पहले से हैं, एक वो हो जाएगा जो भी, एक तो या तो इधर वाला हो जाएगा या इधर वाला हो जाएगा, है ना? कितनी अच्छी शर्त थी। हाँ, या तो ये देगा ये देगा, मैं तो नहीं दूंगा। हैं? पार्टी कब है? वो तो आपको तो पता लग जाएगा, 4 में होना आप तो। 5वां वो है। फिर मुझे रात को मैसेज कर रहा था इंस्टा पर, बोले सर आपने तो कहा था आरसीबी हारेगी। मैंने कहा नहीं नहीं सर, तो उसी बात पर हुई थी, आरसीबी हारे कुछ नहीं हो वो मुझे नहीं पता है। चलो वापस शिक्षक शिक्षा पर आओ, ये तो चलती रहेगी। टीचर एजुकेशन क्या है? 2 प्रकार की है, एक सेवा पूर्व और एक सेवाकाल। कब शुरू हुआ भारत में टीचर एजुकेशन? टीचर एजुकेशन भारत में कब शुरू हुआ? टीचर एजुकेशन भारत में, आपने वुड स्पेस सुना है क्या? हिस्ट्री में कभी वुड स्पेस, वुड्स का घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड किसी टाइम भारत का सचिव हुआ करता था, भारत सचिव पोस्ट को सुशोभित करता था, और उसने एक घोषणा पत्र निकाला था। कब निकाला था? 1854 में। कब निकाला था? 1854 में। अच्छा, 1854 में जो चार्ल्स वुड ने घोषणा पत्र दिया था ना, वो वास्तव में तो क्यों आया था?
आपको पता है जब लॉर्ड मेकाले मिनट्स प्रस्तुत करके गया था 1835 में, याद करो देखे हैं, मेकाले शिक्षा पद्धति, उस शिक्षा पद्धति को कहां तक हमने लागू किया है या नहीं किया है, उस पद्धति की समीक्षा करने के लिए वुड के नेतृत्व में कमेटी बनी थी और उसने अपना वुड्स घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र की पहली लाइन थी, उस पहली लाइन में उस वुड घोषणा पत्र ने भारतीयों को इतनी गालियां दी, मतलब जमा जमा के गालियां दी, जितनी गालियां दे सकता था ना उतनी गालियां दी। उसने कहा रे मूर्ख हो, तुम कह रहे हो हमारी शिक्षा हमारी शिक्षा, अरे शिक्षा में तुम शिक्षक शिक्षा नहीं जानते हो, इससे पहले नहीं जानते थे हम, कोई मतलब नहीं था अपने को शिक्षक शिक्षा। बोले तुम टीचर बना रहे हो, टीचर को स्कूल में भेज रहे हो और उससे पहले ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हो, मतलब बीएड नहीं करवा रहे हो, उसे डीएलएड नहीं करवा रहे हो, अरे वो जाके क्या पढ़ाएगा? तुम लीचड़ के लीचड़ ही बने रहोगे जब तक शिक्षक शिक्षा को अपनाया नहीं। तो पहली बार भारत में शिक्षक शिक्षा के बीज बोने वाला व्यक्ति में वो चार्ल्स वुड था। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र में पहली बार कहा कि शिक्षक शिक्षा तो अनिवार्य है, इसके बिना तो स्कूल में प्रवेश ही नहीं करवा देना है। फिर उसने कहा कि कैसे देंगे, तो उसने संस्थान खोले, शिक्षक शिक्षा के कई सारे संस्थान खोले, मतलब बीएड और बीएसटीसी कॉलेज खुले थे उस टाइम में। फिर धीरे धीरे हमने आंदोलन में लग गए, अंग्रेजों को भगा दिया, उसके बाद हम फ्री हो गए, कोई कहने वाला नहीं था, हमने वापस शिक्षक शिक्षा को बंद कर दिया। 1986 की शिक्षा नीति तक हमारी हालत ये थी, जब से देश आजाद हुआ, कोई भी व्यक्ति मास्टर बनेगा उसके लिए उसे बीएड और बीएसटीसी करना अनिवार्य नहीं है। अपना जितना मार्कशीट जो नंबर लेकर आया वो मार्कशीट जिला रोजगार कार्यालय में जमा करवा देगा, जब वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी में उस नंबरों की वरीयता के आधार पर उसके पास ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। कोई बीएड बीएसटीसी की जरूरत नहीं है। तो जितने जो बेचारे अंग्रेज खोल के गए थे ना अपने पास बीएड और बीएसटीसी कॉलेज, वो भी बंद हो आ गए, खत्म हो गया मामला, जानते नहीं लेते लोग शिक्षक शिक्षा क्या होती है। 1986 की शिक्षा नीति में यह कहा कि रे मूर्खों, क्या कर रहे हो रे तुम, आज के बाद कोई भी टीचर बिना टीचर एजुकेशन के मास्टर नहीं बन सकता, मतलब सेवा पूर्व टीचर एजुकेशन लिए बिना वो मास्टर नहीं बन सकता। ये पहली बार 1986 की शिक्षा नीति में कहा। तब बेरोजगारों में खलबली मची, तो बेरोजगारों ने कहा शिक्षक शिक्षा ले कहां, अमेरिका में जाकर ले गया, भाई भारत में तो शिक्षक शिक्षा का संस्थान है नहीं। तब जो कुछ संस्थान थोड़े बहुत पहले चल रहे थे उनको मिलाकर और नए संस्थान स्थापित करने के लिए एक केंद्र सरकार ने योजना चलाई थी, एमएचआरडी ने, और योजना का नाम था शिक्षक शिक्षा संस्थान पुनर्गठन एवं पुनर्संरचना योजना 1986-87। और उस योजना के तहत यह तय किया गया कि हम लोग जो शिक्षक शिक्षा के संस्थान है उनको पुनर्गठित करेंगे, दोबारा से रिफॉर्म करेंगे, उनको नए तरीके से स्थापित करेंगे और जहां नहीं है वहां और नए स्थापित करेंगे। उस योजना के तहत हमने जो शिक्षक शिक्षा के संस्थान स्थापित किए ना भारत में, वो संस्थान 2 स्तरों पर स्थापित किए। कितने स्तरों पर? एक तो किए प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक तैयार करने हेतु, और दूसरे किए माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक तैयार करने हेतु। अरे समझ रहे हो क्या? प्रारंभिक शिक्षा में कौन से शिक्षक आते हैं? 1 से 8 तक पढ़ाने वाले, मतलब ग्रेड 3 के, चाहे L1 का हो चाहे L2 का हो। और माध्यमिक शिक्षा में कौन से शिक्षक आते हैं? कौन से? 9 से 12, मतलब 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। हमने बीएड कॉलेज और बीएसटीसी कॉलेज खोलने हैं। हमने ये कहा कि प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक तैयार करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक प्रारंभिक शिक्षा का शिक्षक शिक्षा का संस्थान होगा और उसका नाम होगा डाइट। क्या नाम होगा? देश के हर जिले में खोला गया था 1986 की शिक्षा नीति के बाद, देश के हर जिले में खोला गया था और गवर्नमेंट का था। किसने? गवर्नमेंट ने कहा हम देश के हर जिले में एक एक शिक्षक शिक्षा का संस्थान खोलेंगे, डाइट। और माध्यमिक शिक्षा में कहा कि 3 लेवल पर खोलेंगे। ये लेवल गुणवत्ता के आधार पर तय होते हैं, उसमें दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता। और कहा सबसे उच्च लेवल पर जो संस्थान खोलेंगे ना उसका नाम होगा आईएससी। और आईएससी संस्थान हम लोग खोलेंगे देश के 20 जिलों पर एक। ये तो खोल रहे थे देश के प्रत्येक जिले में एक, ये खोल रहे हम लोग देश के 20 जिलों पर एक।
इस प्रकार के देश के 20 जिलों पर एक संस्थान खोले थे। पूरे भारत में कुल 29 आईएससी खोले गए कंप्लीट भारत में, और इनमें से 2 आईएससी राजस्थान में है। फिर ये सबसे उच्च क्वालिटी के कॉलेज है। फिर इससे जो थोड़ा सा निम्न क्वालिटी का है उसको हमने मध्य नाम दे दिया कि मध्यम गुणवत्ता वाला। ये कॉलेज हमने खोले सीटी के नाम से। किसके नाम से? सिटी। और ये कहा कि प्रत्येक एक संभाग पर एक कॉलेज खोला जाएगा, और पूरे भारत में हमने 200 कॉलेज खोले लगभग, और जिसमें से राजस्थान में 8 कॉलेज। और जो निम्न क्वालिटी का है, जो सबसे निम्न गुणवत्ता की शिक्षक शिक्षा देता है, उसका नाम होगा टीटीसी, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। और ये गवर्नमेंट नहीं खोलेगी, इसकी गवर्नमेंट केवल मान्यता देगी। और इनकी संख्या में कोई कमी नहीं है। अकेले राजस्थान में वर्तमान में 800 प्लस चल रहे हैं, अकेले राजस्थान में 800 प्लस। यह है वो कॉलेज जिनसे हम लोग बीएड करके आए हैं, जिनसे हम लोग बीएड करके जाए हैं, इन्हें हम लोग घर की दुकान समझते हैं। ये सबसे निम्न क्वालिटी का शिक्षक शिक्षा का प्रशिक्षण देता है हमें, और इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट ने मान्यता दे रखी है, और राजस्थान में 800 से ज्यादा है। समझ पा रहे हैं? ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए डाइट। अच्छा, डाइट जैसा ही एक संस्थान और बनाया हमने, उसका नाम है बाइट, और वो बनाया प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर। ये बनाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और ये बनाया ब्लॉक लेवल पर। एक हमने ऐसा संस्थान भी बनाया जो प्रारंभिक शिक्षा की शिक्षक शिक्षा भी देता है और माध्यमिक शिक्षा की शिक्षक शिक्षा भी देता है। इसका मतलब 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड सबको देता है। उसका नाम है RSCERT, और ये कहां पर है? उदयपुर में। बात समझ में आ रही है ना? अब मैं वापस ये नहीं लिखवाऊंगा जब ये संस्थान पढ़ाऊंगा तो, कि ये शिक्षक शिक्षा के संस्थान है, ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए उच्च स्तर का है, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए मध्यम स्तर का है, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए निम्न स्तर का है। समझ गए? ये टेबल बना लो। है कक्षा 1 से 8 तक की स्कूलों को मान्यता कौन सी संस्था देता है? 9 से 12 को कौन देता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। 1 से 8 को देता है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। 1 से 8 के लिए निदेशालय जिम्मेदार है, विभाग की है अपना। RSO से 12th पास करके आगे स्नातक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। और कोई भी स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं क्या? जैसे हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसमें 27 सब्जेक्ट है ना, उनमें से ही लेना पड़ता है। वो फिक्स है कि 27। पहले तो 21 ही थे, 6 अब की बार बढ़ाए हैं। अब तो ये स्ट्रीम RBSE में भी खत्म हो जाएगा, अगले साल तक आते आते स्ट्रीम खत्म हो जाएगा। सर, जब 10th 12th की बुक्स RSCERT बनाता है तो हमें RBSE की बुक क्यों कहते हैं? अभी RSCERT मैंने पढ़ाया ही नहीं है, उसे आगे मत जाओ, ज्यादा आगे जाने से नुकसान होता है। मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा बता दूंगा। हाँ, दे सकते हैं आप लोग, RSOS से डायरेक्ट 10वीं की परीक्षा दे सकते हैं। लिख लिया क्या?
सर ये आज पूरे करवा देना, नहीं होगा आज पूरे। आपके कहने से थोड़ी होता है, आप तो कल कह दोगे सर परीक्षा करवा देना, कैसे होगी? नहीं होगा, पूरे तरीके से होंगी चीजें। आपको पूरा करना है तो नीचे लिख लेना कंप्लीट। शिक्षक शिक्षा हो गया, लिख लिया। कितने प्रकार की है? एक प्रारंभिक और दूसरा माध्यमिक। प्रारंभिक में डाइट, माध्यमिक में कितने लेवल? 3। पहले लेवल पर आईएससी, दूसरे लेवल पर सिटी, तीसरे लेवल पर। और एक संस्थान कौन सा है? आरएससीईआरटी। और आरएससीईआरटी उदयपुर में। सर इनकी थ्योरी लिखवाओ, 29 क्या है और 800 क्या है। ध्यान रखा करो पढ़ते समय ध्यान रखा करो क्या क्या बोला गया है, और नहीं तो वीडियो दोबारा देख लेना। फिर देखो, सबसे पहले हेडिंग लगाओ आरएससीईआरटी। आरएससीईआरटी सबसे पहले कौन सा पढ़ लेते हैं? आरएससीईआरटी पढ़ लेते हैं। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हिंदी करो देखें। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। बताओ अंग्रेजी में पूरा नाम बताओ। अब हिंदी में बताओ। ठीक है। ये इतने महान ज्ञानी इस धरती पर ही क्यों है? ये अंतरिक्ष में क्यों नहीं गए अब तक? मतलब इनके सवाल देखो, इनकी जिज्ञासाएं देखो। राजस्थान में तो 7 संभागीय, फिर 8 सिटी क्यों खोले गए? सवाल पूछेगा ऐसा? एग्जामिनर ये कहेगा क्यों 8 क्यों खोले गए? ज्ञानी बन रहे हैं। मैंने उस टाइम कहा था कि राजस्थान भारत के लगभग एक संभाग पर एक खोला गया। लगभग का मतलब होता है कि फिक्स नहीं होता है। लगभग का मतलब कभी फिक्स नहीं होता है। सर सुनो, यूएनओ 100% पास देखता है या 100% साक्षरता दर देखता है? दोनों ही देखता है, दोनों ही देखता है। साक्षरता की अलग कहानी है, स्कूल शिक्षा की अलग कहानी है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुकरात, अरस्तु और प्लेटो के बीच में फंस गया हूं, और ये महान दार्शनिक है और ये केवल वाद विवाद करने के लिए आए हैं। सुकरात ने कहा है ना प्रश्नोत्तरी, ये केवल वाद विवाद के लिए आए हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान लेने के लिए आए हैं। लिख लो, नहीं पास नहीं हो जाओगे। अगली वैकेंसी में फिर ऑफलाइन आके पढ़ना पड़ेगा, और फिर कहोगे सर मैं पिछली बार ऑनलाइन लिया था लेकिन समझ में नहीं आया। हाँ, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। बताओ तो स्थापना कब हुई? कब होती है इसकी स्थापना? कब होती है? 11 नवंबर 1978 को। 11 नवंबर 1978 को। और किसके रूप में होती है? SIERT।
के रूप में। ठीक है, नाइनटीन 63 में उदयपुर में स्थापित SIE राज्य शिक्षा संस्थान को मेहरोत्रा समिति की सिफारिशों पर फिर स्वायत्तता, इसको स्वायत्तता मिली है 14 अगस्त 2018। मल्होत्रा तो आपको मूवी के हिसाब से याद रह रहा है, मल्होत्रा नहीं है ये, राज मल्होत्रा नहीं है ये, RC मेहरोत्रा है। 14 अगस्त 2018 को, और तब ये बन गया SIERT से RSCERT। और अगला इसका हेडक्वार्टर, और वो है उदयपुर में। और इसका मुखिया जो होता है वो होता है निदेशक। यदि आपके पास IAS है तो IAS बन जाएगा, नहीं है तो किसी RS को बना दो, नहीं है तो किसी शिक्षा अधिकारी को भी बना दो बोले। इसलिए इसकी रैंक फिक्स नहीं होती है, पोस्ट फिक्स होती है कि कहलाएगा निदेशक। लिख लिया? अभी कुछ भी नहीं समझे हम लोग इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, केवल लिखना है ये। इसका बैकग्राउंड मैं समझाऊंगा। हो गया क्या क्लियर? लिखो फटाफट से लिखो। देख, हेलो सर, कब तक हो जाएगा कोर्स बेटा 16 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। 16 जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा। या हम मर जाएंगे, दोनों में से एक काम जो पहले होगा उस तक हो जाएगा। 16 जनवरी तक जिंदा रहे तो कोर्स हो जाएगा। कई बार क्या होता है, बच्चा पढ़ता रहता है ना, पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में आता रहे यार नींद आ रही है, ये इतना लंबा कोर्स कब होगा। फिर वो कहता है पूछता हूँ कोर्स कब पूरा हो जाएगा। पूछने से कोर्स दिमाग में नहीं आएगा, कोर्स पूरा कितना ही हो जाए बोले, पढ़ना पड़ेगा बेटा अंततः। अच्छा, सफलता का शॉर्टकट बताऊं क्या? मैं बता दूं सफलता का शॉर्टकट केवल मेहनत है। इस धरती पर कोई बना ही नहीं है आज तक। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ज्यादा जल्दी में कोर्स चाहिए तो उसके नीचे लिखना पड़ता है द एंड। जहां कहीं भी हो वहीं से कोर्स पूरा। चलिए, RSS का मुखिया भी बेटा निदेशक ही होता है। ये हो गया। अब थोड़ा सा समझिए मेरी ये कहानी। हमने एक संस्थान कौन सा पढ़ा, इसको जानते हो गया? कहां है? दिल्ली में। कब स्थापित हुआ? 1900।
बहुत बढ़िया, ये 1961 में स्थापित हो गया। अब ये जो दिल्ली में ये संस्थान है ना, इस संस्थान ने अपना एक केंद्रीय स्तर का मुख्यालय बनाया जिसका नाम क्या है? एनआई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कब बनाया? 1963। फिर इसने अपना एक संस्थान बनाया जिसका नाम है आरआई, मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कितने बनाए? 5। कब बनाए? 1963 में। सही है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये केंद्र का एनसीईआरटी है, ये क्षेत्र का एनसीईआरटी है। फिर इस एनसीईआरटी ने कहा अपने को, सब राज्यों को बुलाया और बुला के कहा कि यदि तुम्हें तुम्हारे राज्य में इन बालकों की एजुकेशन की गुणवत्ता सुधारनी है ना, दशा सुधारनी है ना, तो आपको मेरी तरह एक संस्थान स्थापित करना पड़ेगा जो मेरी तर्ज पर चलेगा, जिसका खर्चा आपका होगा, संस्थान आपका होगा, काम आपके लिए करेगा, लेकिन ज्ञान में दे दूंगा। किसने कहा? एनसीईआरटी ने। प्रत्येक राज्य ने एक ऐसा संस्थान बनाया जिसका नाम है एसआई। क्या नाम है? मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्टेट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और कब बनाया? 1963 में। और राजस्थान ने यह संस्थान बनाया कहां? उदयपुर में। बताओ, ये राजस्थान का एनसीईआरटी एक नहीं है? अरे एसआई राजस्थान का एनसीईआरटी एक नहीं है? लेकिन देखा गया, संस्थान तो बना लिया, लेकिन देखा गया कि जो काम केंद्र के लिए एनसीईआरटी कर पा रहा है, जो काम एक नेशनल एनआई कर पा रहा है या क्षेत्र के लिए जो आरआई कर पा रहा है, वो कार्य राज्य में एसआई नहीं कर पा रहा है। समीक्षा की गई, समीक्षा की गई तो समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई, समिति बनाई गई, और समिति का जो अध्यक्ष था उसका नाम था मेहरोत्रा। क्या नाम था? मेहरोत्रा साहब के नेतृत्व में समिति बनी और कहा कि क्यों काम नहीं कर रहा है? अच्छा, तो मेहरोत्रा साहब ने कहा कि देखो, काम तो कर रहा है लेकिन आपने उसका कार्य क्षेत्र छोटा सा रख लिया है, उसके कार्य क्षेत्र को विस्तृत कीजिए, विस्तार कीजिए। और फिर इन्होंने कहा कि आपके यहाँ एजुकेशन से, स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन की अलग अलग संस्थाएं चल रही है, उन सबको एक कर दीजिए और कार्य क्षेत्र बढ़ा दीजिए इसका। अपने यहाँ इससे पहले की स्थिति बताऊं तो एजुकेशन में रिसर्च की अलग संस्था चल रही है, ट्रेनिंग की अलग चल रही है, और आपके एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की अलग चल रही है, आपके वोकेशनल एजुकेशन की अलग चल रही है, सबकी अलग अलग, मूल्यांकन की अलग चल रही है, प्रशिक्षण की अलग चल रही है। कोई बीकानेर में चल रही है, कोई अजमेर में चल रही है, कोई जयपुर में चल रही है, कोई भरतपुर में चल रही है, अलग अलग जगह संस्थाएं चल रही है। इस मेहरोत्रा साहब के कहने पर राज्य सरकार ने उन छोटी छोटी 7 संस्थाओं को आदेश दिया कि अपना जितना भी सामान है ना, उसको पिकअप में लोड करो विथ स्टाफ। तो कोई बीकानेर से आया, कोई अजमेर से, कोई जयपुर से, और कहा कि सीधे सीधे कहां पहुंच जाओ? एसआई पहुंच जाओ उदयपुर में, और अपना सामान खाली करो, और आज से आप इस एसआई के कर्मचारी हो। और इस जो सामान पहुंच के इन्होंने खाली करके काम करना शुरू किया था ना, वो तारीख थी 11/11/1978, 11 नवंबर 1978। और 11 नवंबर 1978 को उस एसआई के कार्यालय को धोया गया, पूरा दोबारा से हवन करवाया गया, हवन करवा के उन सबको उसमें सम्मिलित किया गया, और सम्मिलित करके उसका काम बढ़ाया गया। पहले इसका क्या काम था? एसआई के काम से, नाम से चलता था। अब इसको रिसर्च का भी दे दिया गया और ट्रेनिंग का भी दे दिया गया। क्या बन गया? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बन गया, एसआईआरटी बन गया। और कहा कि ये याद रखना कि हमारा पहले वाला संस्थान था ही नहीं, हमने तो एक नया संस्थान बनाया जिसका नाम क्या है? क्योंकि पीछे वाला जब ठीक नहीं चला होता है ना, तो वो बदनामी झेलता है, और बार बार यदि वो याद आए ना कि अच्छा ये वही है क्या एसआई, तो लोगों को लगे यार ये तो क्या ही काम करेगा। इन्होंने कहा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने तो नए सिरे से शुरू कर दिया जिसका नाम क्या है? एसआईआरटी। लेकिन ध्यान रखना, ये एसआईआरटी राजकीय संस्थान क्या बना है? राजकीय। काफी दिनों तक चल गया है, लेकिन फिर भी जो राज्यों में एसआईआरटी बने हुए थे ना, वो उसी तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे वास्तव में जिस तरीके से कौन कर रहा था? एनसीईआरटी कर रहा था। एक तो कारण ये था। दूसरा कारण ये भी था कि 8 अगस्त 2018 से पहले तो अपने प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अलग अलग थे, लेकिन उसके बाद दोनों क्या हो गए? एकीकृत हो गए। ये काम कर रहा था प्रारंभिक शिक्षा के लिए। क्या काम कर रहा था? अब हमें माध्यमिक शिक्षा का भी एनसीईआरटी चाहिए, तो दूसरा नहीं बनाए हम लोग, हमने इस प्रारंभिक शिक्षा के और माध्यमिक शिक्षा के एनसीईआरटी को, इसको ही प्रमोट कर दिया। इससे पहले अपने यहाँ एनसीईआरटी का काम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रहा था।
पाठ्यक्रम बनाना और मूल्यांकन करना और ये सारा कार्य। और अब हमने SIERT को विस्तृत कर दिया, उसको 12वीं तक कर दिया कि 12वीं तक का पूरा काम करेगा, पूरा NCERT होगा स्कूल शिक्षा का। फिर हमने कहा कि केवल इसको राजकीय नहीं रखना है, अब हमें इसको क्या बनाना है, स्वायत्तशासी बनाना है। क्या बनाना है, स्वायत्तशासी। इसलिए हमने, आपको याद हो तो एक तारीख है 14 अगस्त 2018 को इस SIERT को हमने SIERT इसको हमने कौंसिल बना दिया। तो ये क्या बन गया, अरे SCERT। बताओ इंस्टीट्यूट को किस में बदला है, काउंसिल में। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और केंद्र सरकार ने कहा क्या सब राज्यों ने बदल लिया है क्या, बदल के मेरे पास फाइल जमा करवा के जाओ। सब फाइल रख के आगे। फिर NCERT ने उन फाइलों को देखने का काम किया है, MHRD ने देखने का काम किया। समझ में नहीं आ रहा कौन सी फाइल कौन से राज्य की है, क्योंकि सब फाइल के ऊपर क्या लिखा हुआ ऐसे। वापस बुलाया केंद्र ने और कहा इसके ऊपर अपने अपने राज्य का नाम लिखो। तो हमने क्या लिखा, हरियाणा वालों ने क्या लिखा H, अपना क्या बन गया राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बताओ ये राज्य का NCERT एक नहीं है, बताओ ये राज्य की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी संस्थान एक नहीं है, ये राज्य का सर्वोच्च स्वायत्तशासी अकादमिक संस्थान एक नहीं है। जो काम NCERT का है वही काम इसका एक नहीं है। NCERT का काम है पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, मूल्यांकन, प्रशिक्षण और अनुसंधान। और राजस्थान में भी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकें, अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि का कार्य यही करता है। ये राज्य की क्या है, NCERT है। और फिर देखो इसमें हमने एक बात लिखी है, आपको समझ में आया तो, हमने लिखा है स्थापना 11 नवंबर 1978। यही माननीय है, स्थापना यही है। और किसके रूप में हुई है, SIERT के रूप में। फिर हमने एक नीचे एक बात और लिख ली है, 1963 में उदयपुर में स्थापित SIE मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को मेहरोत्रा समिति की सिफारिशों पर पुनर्गठित किया गया। मेहरोत्रा समिति की सिफारिशों पर पुनर्गठित कर, ये शब्द और लिख लो भले ही, पुनर्गठित कर करके किसको स्थापित किया गया है, SIERT को स्थापित किया गया है। फिर बताओ हमने स्वायत्तता कब दी है, 14 अगस्त 2018 को। तब ये क्या बन गया, SIERT से RSCERT बन गया। और हेडक्वार्टर कहाँ रह गया, उदयपुर में। मुखिया कौन है, निदेशक, कोई भी हो सकता है ना। इसकी शेष बची हुई बातें करेंगे